Hello, so in this video we will continue with the concept of primary hemostasis and its related disorders, and specifically I have already told about this thing previously, and now I will discuss about the major disorders related with this concept, and let's dive into the topic. So जब भी हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि जब हमने ये थ्योरी पढ़ी थी तो हमें पता था कि ये सारी थ्योरी एक वर्ड एक सर के आसपास घूम रही थी, और वो सर थे प्लेटलेट के आसपास ये सारी थ्योरी घूम रही थी, राइट। सो क्या कहते हैं, जब भी हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो वो डिसऑर्डर्स भी इसके रिलेटेड होंगे। मतलब प्लेटलेट, देखो दो तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या तो डिसऑर्डर होगा क्वांटिटेटिव, ये दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, या तो होगा क्वालिटेटिव। ओके, एक वर्ड आ रहा है क्वांटिटी, मतलब जब प्लेटलेट्स की जो क्वालिटी है उसमें कुछ ऑल्टरेशन, क्वांटिटी है उसमें कुछ ऑल्टरेशन है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव मीन्स जब प्लेटलेट्स की क्वालिटी ख़राब है भाई। सो व्हेन quality is altered, it's qualitative disorder, and when the quantity is altered, it's quantitative disorder. quantity कम हो रही है तो ये वाला डिसऑर्डर है। एंड जब क्वांटिटी कम होती है, ये बहुत ही बार यूज़ होगा वर्ड, तो मैं पहले ही बता दूं कि जब प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, उनका नंबर कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बो। प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। सो थ्रोम्बो, साइटो मीन्स सेल, पीनिया मीन्स लेस। जब प्लेटलेट्स के नंबर बहुत कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, सो अब देखो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्लॉट वगैरह बनाना, ठीक है, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स चाहे क्वांटिटेटिवली कम है क्वालिटेटिवली कम है, एक बहुत ही क्लासिक हॉलमार्क फीचर जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है ब्लीडिंग, खून बहने लगता है। अब देखो सिंपल सी चीज़ अभी हमने समझी कि कहीं पे चोट लगी हुई है, एंडोथेलियल सेल्स है, बहुत बेकार तरीके से बनाए गए हैं, बट ओके वी विल एडजस्ट with the painting and the drawing skills. Okay, so over here this is the site of injury. So what happens is we already studied that at the site of injury, अब ये इंजरी यहाँ पे चोट लगी है तो इसका मतलब यहाँ से खून बह रहा है, ये दिस रेड कलर इज ब्लड। और प्लेटलेट्स आके क्या करते हैं, यहाँ पे क्लॉट बनाते हैं एग्रीगेट करके। अगर ये क्लॉट नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम है, तो क्या होगा, ये जो खून है ना ये बहता रहेगा। जब प्लेटलेट्स आके क्लॉट बनाते हैं तो ये जो ब्लड होता है ना ये बेसिकली थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे खून गाढ़ा हो गया तो खून जम गया, हम सिंपल अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं कि खून गाढ़ा हो गया तो वो जम गया, ठीक है। सो अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं आ पाएंगे तो बेसिकली ब्लड डेंस नहीं होगा और हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता रहेगा, खून निकलता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ यही हमारा क्लासिक हॉलमार्क फीचर है, ब्लीडिंग। अब कौन सी ब्लीडिंग, क्योंकि ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि लाइक कुछ केसेस में, जैसे अच्छा ये बता ही देती हूँ केसेस क्या डिस्कस करने, कि जैसे यहाँ पे हम जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस के रिलेटेड ब्लीडिंग की बात करेंगे ना तो वो होगी सुपरफिशियल ब्लीडिंग। सुपरफिशियल ब्लीडिंग मतलब जैसे ये स्किन है तो उसके ऊपर के पार्ट्स में, जैसे कि स्किन ब्लीडिंग, यही चीज़ है ना, स्किन ब्लीडिंग या फिर म्यूकोजल ब्लीडिंग। ये हमारी स्किन है, स्किन की सुपरफिशियल लेयर यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे म्यूकोसा होता है। तो जब यहाँ ये चीज़ें ब्लीड करती हैं, ऊपर की चीज़ें ब्लीड करती हैं, तो मतलब प्राइमरी हीमोस्टेसिस के रिलेटेड डिसऑर्डर है। इट्स अ वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन, ऑफनली आस्क्ड इन एग्जाम्स, एंड मतलब केस दे दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है ये पेशेंट ऐसे है वैसे है, ये चीज़ हो रही है भाई, ये लैब फाइंडिंग्स है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बताओ क्या होगा बंदे को, तो
इसके रिलेटेड हम गैस कर सकते हैं अगर हमने पढ़ा हुआ है तो। और जब भी आएगी डीप टिश्यू ब्लीडिंग, देखो यहाँ पे सुपरफिशियल मतलब ऊपर, ये स्किन है, स्किन के ऊपर ऊपर की लेयर्स में जब ब्लीडिंग है तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के रिलेटेड है। पर अगर डीप टिश्यू अंदर, जैसे कि जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी हुई है हमारी, एकदम सर्जरी मतलब हमारे काफ़ी चीर फाड़ हुआ है, स्किन के अंदर तक काम करा गया है, और सर्जरी के बाद एकदम से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ठीक है, या फिर किसी ने दांत उखड़वाया है, तो दांत उखड़वाते हैं तो फिर लाइक दिस इज़, अगर गम, ये टूथ था, ये बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो अंदर डीप टिश्यू ब्लीडिंग है। तो जब भी डीप टिश्यू ब्लीडिंग होती है देन इट इज़ द फीचर ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। आई होप यू गेट द पॉइंट कि प्राइमरी, अब देखो नाम से याद रखो ना, पहला नंबर मतलब ऊपर ऊपर, दूसरा मतलब अंदर तक। जब भी ऊपर की लेयर्स में ब्लीडिंग है तो प्राइमरी है और प्राइमरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड है, और जब डीप टिश्यूज़ या डीप लेयर्स में ब्लीडिंग है तो सेकेंडरी है। सो द मेजर hallmark feature of this thing is this skin bleeding and mucosal bleeding. Now we have different symptoms for mucosal bleeding and we have different symptoms for the skin bleeding. So symptoms of mucosal bleeding. So क्या symptoms रहते हैं? देखो म्यूकोजा की हमारी जो लाइनिंग है अंदर वो बह रही है, मतलब you know what is mucosa, okay? So the most common and most important as well is epistaxis. अब ये क्या बोला है? नाक से खून निकलना, नोज ब्लीडिंग। जब भी म्यूकोजल लाइनिंग हमारी इरिटेट हो रही है और वहाँ से खून निकल रहा है तो इसका मतलब है कि जब भी हमारी नोज ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि म्यूकोजा लाइनिंग जो है वो इरिटेट हुई है, वहाँ से खून निकल रहा है. So epistaxis is the most common overall symptom which is noticed in the mucosal bleed as a major symptom of mucosal bleeding, and it's a very classic hallmark feature to identify this thing. The second thing which we can see is hemoptysis. Hemoptysis, I think I am pronouncing it right. Hemo refers to the word blood. This means is मतलब खांसना, कफिंग, ठीक है, मतलब हेमोप्टाइसिस इज बेसिकली ब्लड ब्लीडिंग, सॉरी ब्लड कफिंग, या फिर क्या होता है ना कि इतना मतलब इतनी खांसी हो रही है, खांसी विद स्प्यूटम, ठीक है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि कई बार ब्लडी कफिंग स्टार्ट हो जाती है. I want to mention this word sputum because I want to signify here that the blood coughing is basically not dry. Of course, it's productive cough with blood. Okay. उसके बाद क्या सिम्टम रहता है हमारे पास? It's menorrhagia. Menorrhagia means meno relates to the word menstrual cycle or menstruation, and rhagia, it's basically, menorrhagia is very heavy bleeding, या फिर हम कहेंगे unusual heavy bleeding, ठीक है, या फिर it is unusual heavy bleeding while menstruation, ठीक है. मेंस्ट्रुएशन मतलब जब पीरियड्स आए होते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग होती है, दैट्स मेनोरेजिया. एंड एक और सिम्टम रहता है जीआई ब्लीडिंग. मतलब आप जब इन सिम्टम्स के बारे में सुन रहे होंगे तो आप मतलब सोच सकते हो, यू कैन रिलेट इट कि हाँ म्यूकोजल लाइनिंग ब्लीड कर रही है, नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून निकल रहा है, फिर इतनी खांसी आ रही है, खांसते खांसते प्रोडक्टिव कफ है, एंड साथ में ब्लड भी हमें लाइक नोटिसेबल है. बहुत ही ज़्यादा हाई हैवी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस में. कुछ लड़कियों को
7-8 दिन तक भी रहता है, और वो भी प्रॉपर हैवी वाला ब्लड फ्लो, सो दैट्स समथिंग नॉट नॉर्मल। जीआई ब्लीडिंग रहती है। एंड इन वेरी सिवियर केसेस, मतलब अगर बेसिकली ना ये जो सिम्टम्स है ना, ये इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले नाक से खून निकलने लगेगा, कई बार वैसे भी निकल जाता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अब किसी के नाक से खून निकल रहा है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिवियर उसको म्यूकोजल ब्लीडिंग हो रही है, किसी तरह का प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स लाइक कि यू नो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स। एंड इफ़ इस स्टेज पे उस ब्लीडिंग को रोका नहीं जाता है तो ऑफ कोर्स द केस बिकम्स सिवियर, एंड इट बिकम्स सिवियर इन सच केसेस की बात सिवियर सिस्टमिक ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। मेन ऑर्गन जो है हमारा ब्रेन, उसमें ब्लीडिंग चालू हो जाती है, एंड इट्स कॉल्ड इंट्रा cranial bleeding. So basically, if the symptoms are not resolved, these symptoms are not resolved, which are the initial symptoms, then it could even lead to severe problems like intracranial bleeding and its emergency situation. Okay, एक और सिम्टम रहता है हमारा, मेरे को भी एकदम से स्ट्राइक करा, हेमेट्यूरिया, मतलब वॉशरूम से सुसु से भी खून निकलना। ठीक है, सो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं म्यूकोजल ब्लीडिंग के। और ये कब होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा, वो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्लॉट बनेगा नहीं बनेगा, क्लॉट ही नहीं बनेगा तो क्या जो खून बह रहा था वो रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। इट मीन्स ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो कब देखने को मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, मतलब जब प्लेटलेट्स का नंबर कम हो। प्लेटलेट्स कम है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं कर रहे हैं तो क्लॉट बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, और क्लॉट नहीं बनेगा तो क्या ब्लड या मतलब जो ब्लीडिंग थी वो रुकेगी, वो नहीं रुकेगी, वो होती रहेगी और ब्लड जो है वो निकलता रहेगा और उससे क्या होगा, परेशानी रहेगी आगे। ओके, so this was the first thing which we discussed. Now we will discuss about the symptoms of skin bleeding. ये थोड़ा इजी रहता है शायद समझना, आई डोंट नो। स्किन ब्लीडिंग का क्या मतलब है कि हमारी स्किन से खून निकल रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। और वो है, उसकी एक ट्रिक है, न्यूमोनिक, इट्स PPE। जब हम पैथोमा पढ़ते हैं तो उसमें इसको थोड़ा गलत ऑर्डर में लिखा गया है, उसको PEP के ऑर्डर में। पहले मैं बताती हूँ ये PPE क्या है। PPE स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले बनते हैं पेटेकिए, आई प्रोनाउंस इट लाइक दिस, पेटेकिए। एंड देन इट अगर इस स्टेज पे ठीक हो गया तो ठीक है, पर अगर नहीं हुआ तो वो आगे ये बन जाता है, इट्स परप्यूरा। एंड फिर काफ़ी आगे वाले केस में, मतलब अगर ना स्टेज मैनेजेबल हो तो इट कैन लीड टू दिस थिंग। ओके, सो इसकी फ़ोटो दिखाना चाहूँगी मैं। इस तरह की ब्लीडिंग, पेटेकिया पता क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे, मतलब फ़ोटो क्लियर से नहीं है, आई डोंट नो वाई। जब ऐसे छोटे छोटे लाल कलर के, ऐसा लगता है कि खून निकल रहा है, ये डॉट्स 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 होते हैं ना, पिन पॉइंट रेड और पर्पल कलर्ड स्पॉट्स। पर्पल बिकॉज समटाइम्स जैसे कहते हैं ना अपनी भाषा में नील पड़ गया, वैसे से। तो दिस इज़ पेटेकिए, और आप गूगल पे सर्च करना, परप्यूरा जो होता है ना, दैट्स द सेम थिंग, बस वो थोड़ा पैची ऐसे ऐसे ना, मतलब खून वहाँ पे लाल हो जाता है और पूरा ऐसे पैच बन जाता है। और एक होता है एकाइमोसिस, विच इज़ जब ब्रूजिंग हो जाती है, जब बहुत बड़े बड़े नील बन जाते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं पेटेकिए की, तो वो छोटे छोटे होते हैं, पैचेस उससे थोड़े बड़े होते हैं, और जब नील बनते हैं ना वो और ज़्यादा बड़े एरिया में बनते हैं।
So petechiae is basically pinpoint we can say bleeding dots. Okay, it could be red colored or purple colored. And very important thing to mention over here is its size. It's around 1 to 2 mm, यानी कि 2 mm से कम का साइज़ रहता है इसका, जबकि जो परप्यूरा होता है वो 3 mm से ज़्यादा होता है साइज़ उसका, मतलब काफ़ी, मतलब इससे तो बड़ा होता है। ये तो बड़े छोटे छोटे से ऐसे डॉट्स जैसे होंगे एंड यहाँ पे थोड़े पैचेस से बन जाते हैं, ठीक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग वी कैन से दैट इट इज़ पैचेस। एंड ये जो पैचेस रहते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन ओवर हियर इज इट्स नॉन पल्पेबल। ओके, सो अब ये क्या मतलब हुआ, परप्यूरा मतलब कि लाल लाल कलर के पैचेस, पर वो नॉन पल्पेबल होते हैं या नॉन पल्पेबल होते हैं किस केस में, इन द केस ऑफ आई जस्ट टोल्ड प्राइमरी हेमोस्टैटिक डिसऑर्डर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉन पल्पेबल का मतलब है कि वो फ्लैट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे तरह के पैचेस भी होते हैं कई बार शरीर पे जो फूल जाते हैं, दे आर रेज्ड, दे आर नॉट फ्लैट, ठीक है। सो जो वो वाले फ्लैट, जैसे अगर कुछ जल जाता है बंदा, जब बहुत ही गर्म सपोज करो चाय गिर गई या बहुत ही गर्म पानी गिर गया, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कई बार जिस एरिया में जलता है वो एरिया जो होता है वो एकदम फूल जाता है। सो उस केस में वी कैन से दैट परप्यूरा फॉर्म्ड इज पल्पेबल। पल्पेबल मतलब वो रेज्ड है। तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जले, अगर कोई मतलब गर्म चीज़ गिरी है या ऐसे कुछ जल गया है तो ही हो, और भी काफ़ी केसेस होते हैं। एंड वन ऑफ द क्लासिक डिफरेंस विच इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम्स इज कि जो पल्पेबल परप्यूरा होते हैं, which means that the patches formed are raised basically, it is oftenly seen in vasculitis. It is seen as vasculitis। क्यों vasculitis मतलब वेसल की इन्फ्लामेशन, आइटिस जहाँ पे भी आ गया इट मीन्स इन्फ्लामेशन। और जब भी इन्फ्लामेशन होएगी तो उसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन रहता है, ठीक है, वो चीज़ गर्म सी रहती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, ठीक है। सो दीज आर सम सिंपल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन वेरी डिटेल इन इम्यूनोलॉजी। Like it's a very simple concept and everyone knows it. Everyone means medical students must know this. सो वेसल की जब इन्फ्लामेशन होगी तो रेडनेस तो होएगी ही, पेन भी रहेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डायलेशन हो जाएगी वेसल की, वेसल डायलेशन एंड बेसिकली इडीमा विच इज़ स्वेलिंग। तो उस केस में वी कैन सी पल्पेबल परप्यूरा or raised purpura, but in this case it's non-palpable and it just appear as patches. And what is ecchymosis? It's basically when these pinpoint bleeding dots after being patches, when they become bruises everyone knows नील पड़ना, और वो उसका साइज़ क्या रहता है, ये जो चीज़ है, ये जब हम बात करते हैं हमारा इसमें क्या कहते हैं पैथोमा में, ये इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो किताब को। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, ये जो है ना, यहाँ पे पहले एकाइमोसिस मेंशन किया फिर परप्यूरा, बट इट इज़ रॉन्ग। और ये चीज़ अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो भी आप ठीक कर सकते हो, वरना जो ये मतलब जो इसके ऑथर हैं उन्होंने ये चीज़ खुद रेक्टिफाई करी थी कि बीच बीच में कुछ चीज़ों में कई जगहों पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स रही हैं, और उसमें से एक प्रिंटिंग मिस्टेक ये भी थी, सो यू शुड करेक्ट इट। So of course I have discussed all this thing and this is sign of qualitative disorder.
सॉरी क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर अगेन, देखो अगर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे डॉट्स बन रहे हैं, चाहे पैच बन रहा है, चाहे ब्रूस बन रहा है, तो मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स कम है। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स कम है, तभी हो रही है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने का क्या मतलब है कि इट इज़ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, इट्स नॉट क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटी नहीं ख़राब हुई है पर हमारे थ्रोम्बोसाइट्स की, उनकी क्वांटिटी कम हुई है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमें ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे म्यूकोजल ब्लीडिंग जो कि इस तरह की होगी, या स्किन ब्लीडिंग जिसके ये सिम्टम्स रहेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो ये भी क्वेश्चन एक मतलब पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं स्किन ब्लीडिंग की, इन दिस केस ऑफ प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर्स, सो इसमें PPE हम देखते हैं कि बन सकता है। इट कुड बी स्मॉल डॉट्स, पेटेके या पैचेस बन जाते हैं, ब्रूजिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टू एनी ऑफ दिस स्टेज आई वॉन्ट टू से दैट either petechia is formed or this patches which is purpura is formed or ecchymosis is formed. Okay, do they blanch? ब्लांच का क्या मतलब है कि जब तुम उन चीज़ों उसको दबाओगे ना, मतलब जैसे अगर यहाँ पे वो पैच बन रखा है, कोई क्या कहते हैं ब्रूस बन रखा है, तुम उसको दबाओगे ना तो क्या उसमें से सफ़ेद पानी निकलता है या फिर वो वाइट हो जाता है, बेसिकली नॉट सफ़ेद पानी, बेसिकली इट डज इट टर्न्स वाइट. If it is turning white, then it means they are blanching. But whenever we talk about the symptoms related to skin bleeding, related to primary hemostatic disorders, they will never blanch. No, मतलब उनको प्रेस करने पे they will never turn white. Okay, so none of the stages of this skin bleeding show blanching. So if some question comes like this, then no, it doesn't show blanching. Okay, now let's discuss about the lab findings, जो कि अगेन बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना. देखो, अभी तक जब हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो क्या हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी और क्या क्या चीज़ें डिस्कस नहीं करी. हमने डिस्कस किया प्लेटलेट्स के बारे में, यानी प्लेटलेट्स का काउंट हम देखेंगे कि ब्लीडिंग टाइम कितना रहता है. पता क्या है, प्लेटलेट्स नहीं आ रहे तो प्लेटलेट्स कम है, वो चीज़ देखा. कैसे पता लगेगा, या तो आप ब्लड टेस्ट करते हो या फिर तुम वैसे भी फिज़िकल एग्जामिनेशन के टाइम ऐसे भी नोटिस कर सकते हो कि भाई खून बह रहा है, तो नॉर्मल टाइम क्या है तुम्हें पता होना चाहिए. नॉर्मल टाइम कितना होता है और वो इतने मिनट्स होता है, और अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है. सो वो चीज़ हमने पढ़नी है अभी. ओके, फिर हम देखेंगे प्लेटलेट्स को ब्लड स्मीयर पे. ब्लड स्मीयर का क्या मतलब होता है कि जब तुम ब्लड टेस्ट करते हो ना, तो ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर जितने भी हमारे RBCs, WBCs एंड these thrombocytes, platelets, we observe their shape, their size, their number. So that's basically blood smear. एंड हम देखते हैं बोन मैरो बायोप्सी. और बोन मैरो बायोप्सी में हम मेन चीज़ एक ही चीज़ देखते हैं, वो है मेगा कैरियोसाइट्स. वाई डू वी ऑब्जर्व ओनली मेगा कैरियोसाइट्स? बिकॉज मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं इन्हीं से प्लेटलेट्स बनते हैं. सो अगर मेगा कैरियोसाइट्स ज़्यादा हैं पर प्लेटलेट्स का काउंट कम है, इसका मतलब कि मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो तो बन रहे हैं पर वो आगे प्लेटलेट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं. ओके, okay, so let's talk about the first thing, which is
आर प्लेटलेट काउंट। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमें पता है, बिल्कुल पता है कि 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। इट इज़ अराउंड 150 to 400,000 पर माइक्रोलीटर। और दिक्कत की बात तब आती है जब प्लेटलेट काउंट 50,000 से भी कम रह जाए, तो मतलब दिक्कत है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। क्योंकि अगर ये कम रहेगा, प्लेटलेट्स कम रहेंगे, तो ही हमें सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे कि स्किन ब्लीडिंग या फिर म्यूकोजल ब्लीडिंग। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लीडिंग टाइम, तो हमें पता होना चाहिए कि कहीं पे भी चोट लगती है तो नॉर्मली 2 से 7 मिनट तक खून निकलता है। इफ़ ब्लीडिंग इज़ प्रोलॉन्ग्ड, 15 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, घंटा हो गया, खून ही नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब कोई परेशानी है। ऑफ कोर्स इतना देर तुमने वेट नहीं करना है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे और काफ़ी टाइम से खून निकली जा रहा है पेशेंट के, सो यू हैव टू टेक द सिम्टम्स, सॉरी नॉट सिम्टम्स, यू नीड टू टेक द मेजरमेंट्स। ब्लड स्मीयर, ब्लड स्मीयर में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स की शेप, उनका साइज़ एंड उनका नंबर। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव सा टेस्ट है। सो बेसिकली हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो है ये बोन मैरो बायोप्सी मैंने बता दिया। वी ऑब्जर्व द मेगा कैरियोसाइट्स बिकॉज मेगा कैरियोसाइट्स they are the precursors of platelets, they are the one which produces the platelets। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, इजी था, कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं था। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स में हमारे पास 2-3 तरह के मेन हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं विच इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP। very important thing to be discussed, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं ना, मेडिसिन पढ़ते हैं, इट्स सो ईजी, तुम उसको नाम से तोड़ो। इम्यून का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और क्योंकि इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व रहती है। इट इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड। और जो एंटीबॉडी इस चीज़ में, इस बीमारी में इन्वॉल्व रहती है वो है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक मीन्स जब प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए। परप्यूरा वी नो व्हाट इट इज़, वी जस्ट डिस्कस। सो दिस इज़ अ डिजीज़ disorder basically which is autoimmune, and IgG antibody is involved in this thing। so होता क्या है, और ये बहुत important मैंने क्यों बोली, because ITP is most common cause of thrombocytopenia in adults as well as in children। छोटे बच्चों में या बड़ों में कहीं पे भी अगर हम कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स काफ़ी कम रह रहे हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ज़्यादातर इसकी वजह से रहता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की वजह से। स्पेसिफिकली like these studies were done in USA, so in that area we can observe that the most common cause in the United States of the thrombocytopenia in adults as well as in children is thrombocytopenic purpura।
I just love colors. Okay. So मैंने बताया जैसे कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड है. सो ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. They are produced. Okay. IgG प्रोड्यूस होती हैं. किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं? दे आर प्रोड्यूस अगेंस्ट प्लेटलेट एंटीजेंस. दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट प्लेटलेट एंटीजेंस. अब क्या होता है ना कि ये एक प्लेटलेट है, ये एक रिसेप्टर था. ये एक प्लेटलेट है और ये उसका एक रिसेप्टर, और ये बीच में हमारा फिब्रिनोजन है. ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो ये जो रिसेप्टर है ना, इसका क्या नाम पढ़ा था हमने? GP2B एंड 3A. तो ये क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून डिफेक्ट आ जाता है, खुद का डिफेक्ट आ जाता है, और पता नहीं कहाँ से. ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि इट्स इटियोलॉजी इज़ नॉट नोन. पता नहीं कहाँ से ये IgG बॉडीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और ये इसके खिलाफ प्रोड्यूस होती हैं. प्लेटलेट के एंटीजन, प्लेटलेट एंटीजन मतलब जो प्लेटलेट के सरफेस पे ये रिसेप्टर लगे ना, ये एंटीजन्स हुए. सो इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, और ये पता क्या करती हैं? ये महारानी IgG एंटीबॉडी यहाँ पे आएंगी, इसको काट देंगी, मतलब कहेंगी तुम नहीं बाइंड होगे, इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगे ना, इनको मार के खुद यहाँ पे बाइंड कर जाएंगी. अब क्या IgG बाइंड कर पाएगा फिब्रिनोजन के साथ? नहीं कर पाएगा, क्योंकि IgG के पास वो चीज़ नहीं है जो इसके साथ बाइंड करने में मदद कर सके. बिकॉज बाइंडिंग ऑफ दिस रिसेप्टर, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन to its receptor over here, it's a lock and key process. IgG cannot bind to fibrinogen now, but this thing could bind to fibrinogen. तो अब क्या होगा? IgG इसको हटा देगा, खुद बाइंड कर जाएगा, तो इसकी वजह से प्लेटलेट्स बाइंड ही नहीं कर पाएंगे. तो मतलब कौन सा प्रोसेस ख़राब हो रहा है? What was this process called? Platelet aggregation. So basically platelet aggregation is defective. It is defective in this case. In which case? In the case of ITP. I hope you understand this thing. You understood this thing because I think I explained good. Okay. Moving on to the next thing. कि ये प्रोड्यूस कहाँ होती हैं? ये IgG कहाँ बनती हैं? ये IgG बनती है स्प्लीन में. स्प्लीन में जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस दीज IgG. ठीक है. और उसके बाद जब ये IgG यहाँ पे बाइंड कर जाती है, ये IgG इस प्लेटलेट से बाइंड करगी, तो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज़ नोन एज IgG प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स. और ये जो कॉम्प्लेक्स है, जब ये बन जाता है तो बाद में डिस्ट्रॉय होता है. और पता कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में होता है. तो मतलब हमारा जो स्प्लीन है ना, इट इज़ द सेंटर. इट इज़ द सेंटर फॉर व्हाट? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज IgG, and it is also the center for the destruction of this complex IgG platelet complex. तो मतलब ये चीज़ें, ये जो चीज़ है, ये जहाँ बनती है वहीं पे जाके, और फिर बाद में जाके जो कॉम्प्लेक्स बनाती है वो भी वहीं पे ही डिस्ट्रॉय होता है. तो मतलब ये ज़रूरी चीज़ है याद रखने वाली, और ये क्यों ज़रूरी है मैं आगे बताऊँगी. ओके. तो जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो स्प्लीन में कौन प्रोड्यूस करता है इसको? स्प्लीन में प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इनको. और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की, तो डिस्ट्रक्शन भी स्प्लीन में होती है. और स्प्लीन में कौन डिस्ट्रॉय करता है इनको? मैक्रोफेजेस. Macrophages in the spleen destroy this complex. Okay, so next thing to remember here is
कि जब भी हम बात करते हैं ITP की, वो या तो एक्यूट हो सकता है कि एकदम से हो जाए, या क्रॉनिक। ये जब एकदम से हो गया, मतलब एकदम से हम कहते हैं ना कि ITP इज़ मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन चिल्ड्रन एज वेल एज इन एडल्ट्स। तो जब एकदम से हो गया ना, तो मतलब बच्चों को हुआ है, मतलब कि यूजुअली when we talk about the acute cases या acute form, it arises in children। और ज़्यादातर पता है कब होता है? आफ्टर वैक्सीनाइजेशन, आफ्टर इम्यूनाइजेशन, या फिर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुई है बच्चे को, तो एकदम से वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ लिमिटेड रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद। पर जब हम बात करते हैं क्रॉनिक कंडीशन की, जैसे कि काफ़ी टाइम से किसी बंदे को या किसी को उसके प्लेटलेट्स कम ही रह रहे हैं, या तो हो गया ना, हम जैसे अपनी सिंपल भाषा में कि डेंगू मलेरिया हो गया तो प्लेटलेट्स कम हो गए, है ना। एकदम से कोई इन्फेक्शन हुई है, या एकदम से बच्चे ने वैक्सीनेशन वगैरह कराई है तो उसे फीवर वगैरह हो जाता है, एकदम सेल घट जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सेल कम पड़ जाते हैं, हो जाते हैं बच्चों में, तो वो एक्यूट कंडीशन होगी। क्रॉनिक कंडीशन काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि कोई पर्सन है, उसके हमारे ये चीज़ें कम है, थ्रोम्बोसाइट्स कम है, सो वो दिक्कत वाली बात है। सो इट्स यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन एडल्ट्स स्पेसिफिकली। ये अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस दैट इट इज़ more usually observed in women। और कौन सी औरतें? who are in the age group of child bearing age group। चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप समझते हो क्या? कहा जाता है एक आइडियल एज ग्रुप होता है लेट टीन्स में, मतलब अगर कोई लड़की 18 या 19 साल की है तब से लेके 30-35 तक, इफ़ शी इज़ गिविंग बेबी दैन दैट इज़ हेल्दी एज ग्रुप। पर वैसे आफ्टर अ गर्ल टर्न्स लाइक 15 और 16 till maybe 44 or 40 even 45 maybe, like it's child bearing age group। मतलब एक ऐसा ग्रुप, एज ग्रुप, जब एक वुमेन like she can give birth to a baby। so after menses starts, किसी को जब menstruation आने शुरू होते हैं एडोलेसेंट एज में, उसके बाद से she can give birth to baby। so 16 to 17 years। समटाइम्स इसको और भी लाइक कम कंसिडर किया जाता है कि 14-15 साल ही लगा लो आप, टिल 45 और 50 जब तक आपको मेनोपॉज नहीं होता तब तक। तो ऐसी औरतों में ज़्यादा ये कंडीशन देखी जाती है। ये क्या करा मैंने? आप इसको एक मतलब रिलेट ऐसे कर सकते हो कि मेंस्ट्रुएशन से, बट हाँ उसकी वजह से नहीं होता। बट आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, PCOD, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, ऐसी कंडीशंस, endometrial cyst and ovarian cyst and related conditions are arising a lot। there are huge number of patients complaining about these things, so we can relate it। so chronic condition adults में देखी जाती है, खासकर child bearing age group women, and also it could be like जब भी क्रॉनिक कंडीशन की बात करते हैं तो वो या तो सीधा ही मतलब इट्स प्राइमरी मतलब सच एकदम से मतलब ऐसे ये चीज़ हुई है, प्लेटलेट्स वगैरह कम हो गए, किसी चीज़ ने ट्रिगर नहीं किया है। सेकेंडरी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ की ट्रिगर की वजह से, मतलब किसी को पहले से कोई इन्फेक्शन रही है, या किसी बंदे को पहले से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों में होता है, ये मर्दों में भी होता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेन, बट ज़्यादातर वुमेन में देखा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ल्यूपस है, तो उसके बाद एकदम से, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो पहले से ही है उसको, किसी को क्या कहते हैं उसको, जॉइंट्स का आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मतलब किसी को ऐसे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई प्राइमरी इन्फेक्शन रही है, ठीक है, या डिसऑर्डर है और उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो वो हमारा सेकेंडरी कॉज हो गया फॉर ITP। उसके अलावा
जब भी हम बात करते हैं कि क्रॉनिक आईटीपी की, तो उस केस में जो IgG एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि देखो ये तो बच्चों में होता है ना, तो मतलब बच्चों में जल्दी अपने आप ही ठीक भी हो जाता है, इवन इसमें भी ठीक हो जाता है दवाइयों वगैरह से। बट मेन थिंग टू डिस्कस इज़ कि जब औरतों में ये चीज़ होती है ना, तो हमें पता है, हमने 11th-12th में पढ़ रखा है कि जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो इसका मतलब कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और तब उसके प्लेटलेट्स एकदम से बहुत कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है उसको, आइदर ड्यू टू प्राइमरी कॉज और ड्यू टू सेकेंडरी कॉज, एनी ऑफ द कॉजेज़, पर अगर उसको ये परेशानी हो जाती है, तो थोड़े टाइम के लिए बच्चे को भी, जब बच्चा लाइक इफ़ ऑफस्प्रिंग इज़, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें भी ये परेशानी देखने को मिल सकती है कि उसके भी प्लेटलेट्स कम रहते हैं. सो बेसिकली दिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट कुड बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो सेल्फ लिमिटेड होता है, अपने आप ठीक हो जाता है. And this thing occurs due because of this antibody, because it can cross the placenta. So it is also one thing, one of the important things to mention over here. Okay, next thing which I want to mention is lab findings. लगता है इसका एक पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी डिटेल में जा रहा है. तो ओके, लैब फाइंडिंग्स क्या रहेंगी, वही मैंने जो बताया. प्लेटलेट, देखो प्लेटलेट्स कम है, तो प्लेटलेट्स कम है मतलब लेस देन 50,000 रहेंगे, ठीक है. और दूसरी चीज़, मेगा कैरियोसाइट्स ज़्यादा रहेंगे, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा रहेगा. लेकिन जिस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता वो पता क्या है, अभी तक देखो हम प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या कहीं पे भी कोगुलेशन कैस्केड की बात आई? नहीं आई. क्या नहीं आई? इसका मतलब कोगुलेशन कैस्केड इज़ नॉट अफेक्टेड. इफ़ इट इज़ नॉट अफेक्टेड, तो कोगुलेशन कैस्केड में हम कुछ लैब फाइंडिंग्स में पढ़ा है हमने कि पीटी और पीटीटी को ऑब्जर्व किया जाता है. तो ये जो होता है ना, ये नॉर्मल रहेगा. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसकी वजह से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं क्या चीज़, कि जो भी बीमारी है वो प्राइमरी है और वो सेकेंडरी नहीं है. वी कैन एक्सक्लूड दैट इट इज़ नॉट सेकेंडरी, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी hemostatic disorder. It is related to primary hemostatic disorder if this thing is normal, because this thing is involved in the coagulation cascade, and if this time is normal, it means coagulation cascade is not affected, hence secondary hemostasis is not affected, and the only thing affected is primary hemostasis. Okay, now let's talk about its treatment. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, देयर आर मैनी, ठीक है. ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गया, है ना, जो भी है ये हमारे स्टेरॉइड्स जो होते हैं, ये सारे ये तुम दे सकते हो, ठीक है. लेकिन स्टेरॉइड्स वही है कि कितने ही टाइम तक दोगे, स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं लेने चाहिए. और लाइक बच्चों को थोड़े टाइम तक दोगे तो उससे ठीक हो जाता है. और ज़्यादातर पता है क्या थेरेपी दी जाती है जब प्लेटलेट्स कम रहते हैं, कि डाइट अच्छी रखो और थोड़ा खाने पीने का, मतलब द फूड विच आर रिच इन आयरन रिच फूड, है ना, या ऐसा मतलब कुछ सब सप्लीमेंट्स, वो सब प्रिस्क्राइब ज़्यादा किया जाता है. बट ओके, इन दिस कंडीशन वी प्रिस्क्राइब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स specifically it responds really well in children but not in adults, because adults में क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद फिर से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. मतलब फॉर सम टाइम पेशेंट गेट्स रिलीफ, बट फिर उसके बाद एकदम से पहले प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, फिर एकदम फिर कम हो जाते हैं. सो बट प्राइमरली वी like start the patient on corticosteroids. Second thing, very important, IV IG दिया जाता है. और
इसका मतलब है इंट्रावेनसली आईजी को दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी को। ये आर्टिफिशियल आईजी होती है जो वेन्स में दी जाती हैं। इससे क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे ये जो हमारी बॉडी में आईजी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे जाके बाइंड कर रही थी, वो बेसिकली उधर को चली जाएंगी। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? वेट I should re-explain this thing. The splenic macrophages I'm really sorry, I just mixed up something. This IgG का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, सॉरी this complex which was forming over here, this complex IgG platelet complex, it was destroyed in spleen. तो बेसिकली ये चीज़ कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? कि ये बाइंडेड थी, इधर प्लेटलेट से बाउंडेड थी, और ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे थे, तो इसकी वजह से प्लेटलेट्स का नंबर कम हो रहा था। तो क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि हमारे जो आईजी जब तुम देते हो तो इसकी वजह से जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस होते हैं दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस आईजीजी इंस्टेड ऑफ दिस। वो इसको खाएंगी, इसको नहीं खाएंगी, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल प्लेटलेट है इसका काउंट ब्लड में मतलब ज़्यादा रहेगा, ठीक रहेगा। समझे कि जो आईजीजी जब तुम बाहर से आर्टिफिशियली दोगे तो जो अंदर कॉम्प्लेक्स बना था ना प्लेटलेट के साथ, मैक्रोफेज इसको नहीं खाएगा, इसको खा जाएगा, तो ये बेसिकली खून में बरकरार रहेगा और प्लेटलेट का काउंट मेंटेन रहेगा। बट इट्स इफेक्ट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि ये तुम तब तक ही दे सकते हो ना कि मतलब जब तक सिम्टोमेटिक ब्लीडिंग रुके ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमने पढ़ना है वो ये है, ओके कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे इट इज़ गिवन टू रेज द प्लेटलेट काउंट इन सिम्टोमेटिक ब्लीडिंग बट इट्स इफेक्ट इज शॉर्ट लिव। और स्प्लीन की मैंने बात ऑलरेडी आपको करी हुई है कि स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्प्लीनेक्टॉमी अगर तुम करा लो तो वो परमानेंट इलाज है इसका, पर इससे काफ़ी परेशानी भी रह सकती है, क्योंकि अगर तुम स्प्लीन हटा दे रहे हो तो तुम्हारा जो प्राइमरी सोर्स है जहाँ से आईजीजी बन रहा था वो भी ख़त्म हो जाता है। इवन प्राइमरी सोर्स जो है काफ़ी चीज़ों का है स्प्लीन, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंडरी दूसरी चीज़ यहीं पे हमारे ये जो आईजीजी प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो अगर स्प्लीन ही नहीं रहेगा तो वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब सिवियर केसेस में परफॉर्म किया जाता है, वैसे नहीं। सो लेट्स फिनिश दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर एंड लेट्स like cover the next things, which is in which I will discuss about microangiopathic hemolytic anemia, and also about the like everything about that disorder, and the qualitative disorders, in which I will discuss about some specific syndrome or issues, and let's include that all in another video. Thank you.